friend, this is Rashmi and today we will study about current affair of June month 2019. I have already provided you part 1 and part 2 and this is part 3. It is a complete information of current affair of June month 2019. It is in the form of MCQ and also in the one liner form, क्योंकि ये एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा MCQ और वन लाइनर. और यहाँ पे पूरा कंप्लीट करंट अफेयर है जून मंथ का. हाउ डज आरबीआई बिल्ड इट रिजर्व्स? एक्चुअली क्या है कि एग्जाम में जब भी करंट अफेयर क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली करंट अफेयर से नहीं आते हैं. उस टाइम जो भी करंट अफेयर में न्यूज़ होता है उससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है तो फिर उससे रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं. जैसे उस टाइम आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में सरप्लस को लेकर, आरबीआई सरप्लस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आरबीआई से डाला है. तो देखते हैं क्वेश्चन. हाउ डज आरबीआई बिल्ड इट रिजर्व्स? RBI earn income from interest on government bond for conducting open market operation. Second point, income from investment in foreign currency asset. Third point, earning retain after giving dividend to government are parked in reserves. यानी कि आरबीआई कैसे बिल्ड करता है रिजर्व्स को? तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड से तो करता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी एसेट से भी करता है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अर्निंग रिटेन आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू गवर्नमेंट आर पार्क्ड इन रिजर्व्स. इसको थोड़ा समझते हैं. अर्निंग रिटेन का यहाँ पे मतलब है नेट इनकम, यानी जब गवर्नमेंट जब डिविडेंड पे करता है गवर्नमेंट को आरबीआई, उसके अलावा भी उसके पास कुछ नेट रिजर्व्स बच जाते हैं, नेट इनकम, उसको वो रिजर्व्स की तरह रखता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है अर्निंग रिटेन आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू गवर्नमेंट आर पार्क्ड इन रिजर्व्स. ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर है 4. ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट डिटेल है, आरबीआई हैज अपॉइंटेड अ कमिटी to framework the economic capital framework or capital or central bank as dispute arise on the question of sharing the surplus between RBI and government. तो आरबीआई ने एक कमिटी स्टैब्लिश की थी जिसका नाम है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी, जो कि बिमल जलान, जो कि एक्स गवर्नर थे आरबीआई के, उनके अंतर्गत ये कमेटी बनाई गई, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क कमेटी. का पर्पस था कि जो सरप्लस आरबीआई का है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, तो उसके रिगार्डिंग एक कमिटी बनाई गई थी. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क? होता क्या है? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इज द रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बैंक व्हाइल टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ डिफरेंट रिस्क. व्हाई आरबीआई नीड एक्सेस रिजर्व रिस्क? तो आरबीआई भी रिस्क होल्ड करता है. कैसे? क्योंकि आरबीआई डिफरेंट ऑपरेशंस करता है, तो उस ऑपरेशन में भी रिस्क है. जैसे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेट करता है, फिर करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क हो सकता है. तो इन सब रिगार्डिंग में आरबीआई को अपना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो आरबीआई कुछ कैपिटल को एज अ रिजर्व रखता है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल रिस्क. अब यहाँ पे क्वेश्चन है 7th इकोनॉमिक सेंसस से, क्योंकि उस टाइम 7th इकोनॉमिक सेंसस हुआ था. तो जानते हैं विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट recent 7th economic census. First, the recent economic census has been conducted by Ministry of Statistics and Program Implementation. Second, economic census cover all economic unit in the country. Third, it provide detailed information on operation to assess contribution of various sector of economy in GDP. तो इसका आंसर है, देखते हैं, तो इसका आंसर है C 1 2 3, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वो कवर करता है सारे इकोनॉमिक यूनिट का. पर्पस यही था कि जो भी इकोनॉमिक यूनिट है वो कौन से इकोनॉमिक यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, कौन सा इकोनॉमिक यूनिट ग्रो कर रहा है, कौन से इकोनॉमिक यूनिट को गवर्नमेंट सपोर्ट की आवश्यकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें इकोनॉमिक सेंसस से मिलता है. और किस मिनिस्ट्री का अंतर्गत किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. आगे बढ़ते हैं. सशक्त प्लान वॉज इन न्यूज. सशक्त प्लान न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? सशक्त प्लान वॉज इन न्यूज रिलेटेड टू स्ट्रेंथन द माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, to address the problem of bad loan by the resolving it, to enhance the quality of higher education in India, to promote school dropout by enhancing their skill by vocational education. तो इसका आंसर है B, यानी कि to address the problem of bad loan by resolving it. सशक्त प्लान एक्चुअली आरबीआई का प्लान था ताकि बैड लोन को कम किया जाए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पहला स्टेटमेंट कहता है FATF is an intergovernment body established in 1989 on the initiative of G7 countries. सेकेंड पॉइंट कहता है to promote legal action on combat money laundering and terrorist funding.
थर्ड कहता है सऊदी अरेबिया बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू बी ग्रांटेड फुल मेंबरशिप ऑफ द FATF। तो यहाँ पे इसका आंसर 2 है, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो बनाया गया था 1989 में G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव पे, और इसका एम यही था कि जो भी लीगल एक्शन लेना है उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इंगेज हो या टेररिस्ट फंडिंग में हो। अभी हाल में सऊदी अरेबिया बिकम फर्स्ट अरब कंट्री जिसको फुल मेंबरशिप दिया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि अभी हाल में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में आया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। अब ग्रे लिस्ट में आने से क्या होता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आता है तो उसको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसे में क्या करना होगा, पाकिस्तान को अपने आप को प्रूफ करना होगा कि वो इंगेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिस्ट फंडिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल स्टेबिलिटी समिट अभी हाल में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? लंदन में, न्यू दिल्ली में, वियना में, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। तो इसका आंसर है डी, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट GSP? GSP क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम क्योंकि यूएसए ने इंडिया का GSP को ले लिया था। अब GSP क्या है? ये एक्चुअली ट्रेड बेनिफिट है जो यूएसए देता है कंट्रीज़ को, ताकि उन कंट्रीज़ में लो टैरिफ, उन कंट्रीज़ के जो भी एक्सपोर्ट आइटम है उसमें कोई टैरिफ ना लगे, या तो लगे भी तो लो टैरिफ लगे, ताकि उसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़े नहीं और वो यूएस मार्केट में ईजिली पेंट्रेट कर पाए। तो इसलिए ये आया था। तो इंडिया 1976 में मेंबर था तो उसको ये बेनिफिट मिल रही थी, लेकिन हाल में 2019 के जून में इसको हटा दिया गया यूएसए के द्वारा, तो इंडिया को वो बेनिफिट अब नहीं मिल पाएगा। उसी रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट है। ए, रिसेंटली यूएस हैज टर्मिनेटेड इंडिया डेजिग्नेशन एज अ बेनिफिशियरी डेवलपिंग नेशन अंडर GSP। तो यस। सेकेंड, GSP allowed low tariff on India's export item and hence India get benefit of annual trade surplus of about $2 billion with United States in 2017-18। तो कभी कभी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें डेटा आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, हो सकता है आपको नहीं भी आता हो तब भी आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब वो बेनिफिट इंडिया को मिलता था GSP बेनिफिट, तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस बढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि GSP अलाउड लो टैरिफ ऑन इंडिया एक्सपोर्ट आइटम, हेंस इंडिया गेट बेनिफिट। तो हाँ, इंडिया को तो बेनिफिट मिलता है। ट्रेड सरप्लस ऑफ अबाउट $2 बिलियन, वो तो नहीं पता कि कितने बिलियन मिलता है, लेकिन फिर भी हम गेस कर सकते हैं, हाँ $2 बिलियन मिलता था 2017 से 18 में। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी इज करेक्ट। ऑपरेशन सनराइज काफ़ी न्यूज़ में था, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये हुआ था इंडिया और म्यांमार के बीच में। इस ऑपरेशन सनराइज का एम क्या था? एम यही था कि जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, ऐसी स्ट्रेटजी लाई जाए ताकि उनको हिट किया जाए। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑपरेशन सनराइज वॉज इन न्यूज इज रिलेटेड टू बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑफ स्कीम इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ऑफ स्कीम, इलेक्ट्रॉल यहाँ पे छूट गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉन्ड ऑफ स्कीम इज नॉट करेक्ट? तो पहला ए है, द नोटिफाइड बैंक इशू इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो येस, नोटिफाइड बैंक को, हर बैंक को तो इशू करने का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल SBI को मिला है कि हाँ वो SBI जो है वो नोटिफाइड बैंक जो है वो इशू कर सकता है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। सेकेंड, द डोनर बाय द इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यूजिंग अ चेक एंड डिजिटल पेमेंट। तो बिल्कुल सही, डोनर खरीद सकता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को डिजिटल पेमेंट के थ्रू भी और चेक के थ्रू भी। और थर्ड स्टेटमेंट है, द पार्टी डिपॉजिट द बॉन्ड इन एन अकाउंट द डिटेल ऑफ विच आर द इलेक्शन कमीशन। तो हाँ, उस पार्टी को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। तो यहाँ पे आपका चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉट को आप अंडरलाइन जरूर करना एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है 4, नन, यानी तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए नन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग? नीति आयोग ने हाल में हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया था, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है हेल्थ इंडेक्स रिलेटेड? केरला हैज इमर्ज एज अ टॉप इन टर्म ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस एंड उत्तर प्रदेश इमर्ज एज वर्स्ट इन ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस। Statement 2, the report has been developed by Niti Aayog with assistance of World Bank and consultation of Ministry of Human Resource and Development। तो यहाँ पे आंसर 1 सही है, केरला हैज इमर्ज एज टॉप इन ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस और उत्तर प्रदेश वर्स्ट है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग तो रिलीज करता है, इवन वर्ल्ड बैंक भी असिस्ट कर रहा है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसलिए यहाँ पे आंसर 1 है, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी काफ़ी न्यूज़ में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी जो है
क्रिप्टो करेंसी इनेबल ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज विदाउट गोइंग थ्रू अ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं ऑप्शंस। क्रिप्टो करेंसी इज फंडामेंटली अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली बिटवीन पीयर एंड कंफर्म इन पब्लिक लेजर। और ऑप्शन 3 क्या है, लिब्रा अ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी फॉर यूज एनीवेयर हैज बीन लॉन्च बाय फेसबुक इन 2020। तो ऑप्शन 2 को देखते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी सिस्टम है, ये तो मुझे पता था। ठीक है, ये ट्रांसफर करता है डायरेक्टली बिटवीन पेयर्स, और ये जो डेटा जो होती है इसमें मेंटेन होती है पब्लिक लेजर में। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 को देखते हैं, लिब्रा काफ़ी न्यूज़ में था, ये एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी है जो फेसबुक के द्वारा 2020 में रिलीज है, यानी 2 और 3 तो सही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देते हैं ए बी सी डी, तो ऑप्शन में हम डी पे जाएंगे क्योंकि 1 2 3 2 और 3 दोनों ऑप्शन किस में है, डी ऑप्शन में, और 1 के साथ है, तो आंसर इज डी 1 2 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट AES यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम। ये काफ़ी न्यूज़ में था जून मंथ 2019 में, क्यों देखते हैं। ए वायरस इज द मेन एजेंट ऑफ एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम ऑल्दो अदर सोर्स आर बैक्टीरिया, फंगस एंड पैरासाइट्स। ऑप्शन बी, AES यानी एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम आउटब्रेक इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया हैज बीन लिंक्ड विद चाइल्ड ईटिंग अनरिप फ्रूट, लीची फ्रूट ऑन एम्प्टी स्टोमक। It contained hypoglycine A and methyl इंसाइलोप्रोग्लाइसिन। कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम बिहार में एक केस आया था जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं सिर्फ लीची खाने से उनका डेथ हो रहा था, क्योंकि लीची जब एम्प्टी स्टोमक में खाया जाता है तो उससे दो तरह के गैस टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज होते हैं, एक होता है हाइपोग्लाइसिन और दूसरा होता है मिथाइल इंक्लोप्रोग्लाइसिन। तो ये दोनों सब्सटेंस जनरेट होने से क्या होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस वो इफेक्ट करता है ब्रेन को, और इस तरह से काफ़ी बच्चों का डेथ हो गया था। तो स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट, क्योंकि वो नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया दोनों में ये केसेस हुए थे। स्टेटमेंट ए पे जाते हैं, वायरस इज द मेन एजेंट ऑफ एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम ऑल्दो अदर सोर्स आर बैक्टीरिया, फंगस एंड पैरासाइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 3, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अवेयर टूल काफ़ी न्यूज़ में था। ये अवेयर टूल एक्चुअली एक टेक्निकल टूल डेवलप किया गया था एंटीबायोटिक के मेजर्स करने में कि कौन सा एंटीबायोटिक कितना डेंजर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अवेयर टूल हैज़ बीन सेटअप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ए यूनाइटेड नेशन चाइल्ड डेवलपमेंट, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनिसेफ, डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका आंसर है बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवेयर टूल निकाला था ताकि सेफर यूज हो एंटीबायोटिक्स का। आगे बढ़ते हैं, फोर्टिफाइड राइस के बारे में जानते हैं। फोर्टिफाइड राइस कंप्राइजेस ऑफ विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, फॉलिक एसिड। तो इसका ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, गो ट्राइबल कैंपेन काफ़ी न्यूज़ में था। इसका क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि गो ट्राइबल कैंपेन वाज लॉन्च बाय ट्रिफेड विद एम टू प्रमोट ट्राइबल प्रोडक्ट। यस, ये ट्राइबल प्रोडक्ट के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुलिस स्टेशन कम टॉप इन स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप वन लाइनर डेवलप कर सकते हो। पुलिस स्टेशन, कौन सा पुलिस स्टेशन टॉप आया है स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट में, तो वो है रहीमतपुर के पुलिस स्टेशन जो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, उड़ चलो पोर्टल लॉन्च टू फैसिलिटेट ट्रेवल फैसिलिटी ऑफ डिसेबल्ड मिलिट्री वेटेरियन। ठीक है, उसके लिए लाया गया था। रिसेंट सिस्टर एग्रीमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत तो जो बाहर की कंट्री में कोई भी सिटी है उसको डेवलप करना है, इंडिया के किसी सिटी को डेवलप करना है उस कोई भी डेवलप सिटीज़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लान के अंतर्गत एक सिटी है कोबे, सिटी ऑफ जापान, वो जाना जाता है क्रिएटिव डिज़ाइन के लिए। उसी के जैसा हमें डेवलप करना है इंडिया का एक सिटी, और वो कौन सा सिटी है, वो है अहमदाबाद। सिस्मिक वेव, जैसे कि अर्थक्वेक होता है वैसे ही मासक्वेक होता है। तो सिस्मिक वेव जनरेटेड बाय मासक्वेक हैज़ बीन स्टडी बाय विच मिशन ऑफ नासा, तो ये है इनसाइट मिशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, बेनू एस्ट्रॉयड इज स्टडी बाय विच मिशन ऑफ नासा, तो वो है ऑसिरिस रेस्क मिशन। इस तरह से आप ऑनलाइन डेवलप करके अपने साइंस या किसी सब्जेक्ट का नोट प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सिस्मिक वेव जनरेटेड बाय मासक्वेक, वो किसके द्वारा स्टडी किया गया है, वो इनसाइट मिशन के द्वारा, और बेनू एस्ट्रॉयड ऑसिरिस रिस्क मिशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विच मिशन ऑफ नासा स्टडी अबाउट मीथेन मिशन ऑफ मार्स, दैट इज क्यूरियोसिटी। आगे बढ़ते हैं, 4 प्लास्टिक पार्क हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली, MP, आसाम, ओडिशा एंड तमिलनाडु।
ठीक है। अब एक जनपद अवार्ड से रिलेटेड है, क्योंकि वो यूपीएससी में नहीं आता इसलिए मैं यहाँ पे नहीं उसको डिस्कस कर रही हूँ, ऐसे ही वो मिला है अमिताभ घोष को। उसके अलावा बढ़ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, कभी कभी स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, वो है किसको सेपरेट करता है, तो वो ईरान और ओमान को करता है। साइक्लोन वायु काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम, आया था अरेबियन सी कोस्ट में, आया था गुजरात और मुंबई में। योगा डे हम बनाते हैं 21 जून को, और इस बार का थीम था योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।